Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 2nd of January 2022. First of all, let's understand what all news we have to discuss today. सबसे पहले हमें बात करनी है मेकादेतु प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन की तरह आ रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जहां पर दोनों ही स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स काफी इंक्रीज हो गई है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण। नाउ ये प्रोजेक्ट जो है कावेरी रिवर के ऊपर है, तो हम इसके जितने भी डिटेल्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। Second, we'll talk about वैष्णो देवी श्राइन स्टैम्पीड। नाउ दिस इज अ वेरी सैड न्यूज बिकॉज जो वैष्णो देवी श्राइन है वहां पर एक स्टैम्पीड यानी कि भीड़ इकट्ठा होने के कारण वहां पे अराउंड कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो हम इस चीज के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड, विल टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम। नाउ ये स्कीम ऐसी स्कीम है जिसकी मेन फीचर ये है कि टोटल 6,000 रुपीज हर एक फार्मर को दिया जाएगा इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, हर एक क्रॉप सीजन से पहले दिया जाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर स्कीम के जितने फीचर्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ, विल टॉक अबाउट गुपकर अलायंस। नाउ आपने लगातार इस पर्टिकुलर वर्ड को न्यूज में सुना होगा, आज हम इसको समझेंगे एग्जैक्टली गुपकर अलायंस का मतलब क्या है। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए अराउंड 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सिन उनको दिया है, मतलब गिफ्ट किया है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट मेकादेतु प्रोजेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे इस यहाँ के बिल्कुल साउथ में, कर्नाटक के बिल्कुल साउथ में अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेकादेतु प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए मेकादेतु का सीधा सा मतलब होता है गोड स्लीप। ये एक बेसिकली टाइप का गॉर्ज है जिसके अंदर पानी भर गया है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। ठीक है, गॉर्ज यानी कि 2 माउंटेन के बीच में जो होता है उसे गॉर्ज कहते हैं। नाउ इसके अंदर पानी भर गया है। नाउ ये जो है 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मेकादेतु। एक तो है कावेरी और सेकंड इज अर्कावती। अर्कावती जो है कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो कावेरी रिवर और अर्कावती के जो कॉन्फ्लुएंस है यहीं पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। देखिए ये टोटल 9,000 करोड़ इसको लगे थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने में, जिसका एम ये है कि बैंगलोर सिटी जो है उसको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, इसका मेन काम ये है। कर्नाटक बोलता है कि हमें इसको मेनली जो बैंगलोर का हमारा सिटी है उसके पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है, तो हमें वो पर्टिकुलर चीज उनको प्रॉपरली देना है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 400 मेगावाट्स का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है सेम प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो एक हो गया ड्रिंकिंग वाटर और सेकंड हो गया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ये दोनों ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मेन काम है। तो सबसे पहले इसको कर्नाटक ने 2017 के अंदर इसको स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, लेकिन ये डिस्प्यूट काफी पुराना है। ठीक है, तो हम उस डिस्प्यूट जो पुराना डिस्प्यूट उसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ 2017 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसका भी नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रख दिया गया है, उससे सबसे पहले अप्रूवल ले लिया था और उसको अप्रूवल मिल गया था। बट उसके अलावा जो एक सेकंड अप्रूवल लेना था दैट वाज विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से जो अप्रूवल था वो उस टाइम तक नहीं मिला हुआ था। बट बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये था कि जब ये माना जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब भी पानी को रिलीज करेंगे तो हो सकता है ऐसा कि जो टोटल 63% है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, देखिए उसके बहुत ही पास में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है, तो इस कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो 63% जो फॉरेस्टेड एरिया है हो सकता है कि वो डूब हो जाए, वो सबमर्ज हो जाए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अभी तक इसको फाइनल जो अप्रूवल है वो नहीं दिया था। नाउ 2018 के अंदर जब देखिए 2017 के अंदर जब कर्नाटक ने इस चीज को स्टार्ट किया, इसको बनाना स्टार्ट किया, तो 2018 में तमिलनाडु ने इसके अगेंस्ट अपोज करना स्टार्ट किया। क्यों इसको अपोज करना स्टार्ट किया, इसको हम सिंपल एक मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है बॉर्डर बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर आप मेकादेतु प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर सोचिए यहाँ पर अगर यहाँ से एक रिवर पास हो रहा है, इस रिवर को अगर यहीं पर एक प्रोजेक्ट बनाकर इसका पानी को रोकने की कोशिश की जाएगी तो ऑब्वियसली तमिलनाडु के अंदर पानी जो है बहुत ही वो हो जाएगा, इसके फ्लो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी चीज के कारण तमिलनाडु ने कर्नाटक के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर क्लेम करना स्टार्ट किया। ठीक है, 2020 के अंदर इस पर्टिकुलर क्लेम के लिए एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जो कि इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि तमिलनाडु एक्जैक्टली अपोज क्यों कर रहा था, उसका मेन रीजन क्या था। मेन रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा स्टेट जो कि अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब जैसे ये इंडिया है, जो भी स्टेट ऊपर की तरफ, मान लीजिए एक रिवर है जो दोनों स्टेट से पास हो रही है, तो कोई भी ऐसा स्टेट जो कि ऊपर की तरफ है वो जो है दैट इज कॉल्ड एज अपर राइपेरियन स्टेट, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लोअर राइपेरियन स्टेट। जो अपर राइपेरियन स्टेट से कोई भी रिवर अगर पास होगी और वहां पर कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाकर उस पानी को रोका जाएगा तो ऑब्वियसली जो लोअर राइपेरियन स्टेट है वहां पर पानी का फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा और उसके कारण जो नीचे वाला स्टेट है उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसी चीज के कारण यहाँ पर तमिलनाडु ने सबसे पहले अपोज करना स्टार्ट किया। इसके अलावा तमिलनाडु को यह भी कहना है जो कर्नाटक है इट हैज नो राइट टू कंस्ट्रक्ट एनी रिजर्वायर जब तक कि वो लोअर राइपेरियन स्टेट यानी कि तमिलनाडु से परमिशन ना ले ले। तो और आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे एक रिवर है अगर वो 2 स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला स्टेट है अगर उसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है तो सबसे पहले उसको लोअर जो नीचे वाला स्टेट है उससे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। अप्रूवल लेगा जो नीचे वाला स्टेट है, वो अगर बोल देगा कि ठीक है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, या फिर हमारे पास कोई और सेकंड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी आप यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर पानी को रोक सकते हो। इसके अलावा पानी नहीं रोक सकते हो, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इसी चीज के लिए तमिलनाडु बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है, तो कर्नाटक इसके कारण यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है। नाउ इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल।
ये जो बॉडी बनाई गई थी ये 2020 के अंदर बनाई गई थी, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर फाइनली ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी स्टेट, नो स्टेट कैन क्लेम एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर। जैसे हमने बात की, देखिए जैसे अगर दो स्टेट से पास हो रहा है एक पर्टिकुलर रिवर, तो कोई भी ऊपर वाला स्टेट जो है उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं ले सकता है कि सारा पानी खुद यूज करना स्टार्ट कर देना, जो नीचे वाला जो स्टेट है वहां पर तक पानी पहुंचे ही ना। इसके कारण क्या होगा, दो प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए सबसे पहला तो होगा जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होगा कि जो नीचे वाला स्टेट है उसको पानी नहीं मिलेगा, दैट इज ओके। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि धीरे धीरे जो रिवर का जो रिवर बेड है वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आगे जाकर रिवर के अंदर पानी आना ही मतलब बंद हो जाए आगे जाकर, ठीक है। तो इस चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया था। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने एक चीज बोली कि जो कर्नाटक के अंदर जो एक्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज है वो ऑलरेडी इतनी काफी है कि आप बैंगलोर को पानी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहता हूं जो प्रोजेक्ट है उसका मेन नेम क्या है, बैंगलोर को पानी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। बट यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ऑलरेडी कृष्णराज सागर डैम है, ठीक है। कृष्णराज सागर डैम, उसका भी काम यही कहीं ना कहीं बैंगलोर को पानी प्रोवाइड करना। तो सुप्रीम कोर्ट और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल दोनों ने यही बोला कि आप मेगाडेटू जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए तो मतलब उससे पहले आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा स्टोरेज फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप पानी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो कावेरी बेसिन को फिर से रोकना दैट इज नॉट गुड, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इसको रिजेक्ट कर दो, बट इसको रिजेक्ट भी नहीं किया गया था, आपको ध्यान रखना है। नो, इट ऑल्सो हेल्ड दैट ऑल्दो बोला जा रहा है इसके द्वारा कि ये पानी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होगा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि पानी इरिगेशन के लिए भी यूज होना स्टार्ट हो गया। नो, ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, साथ ही साथ ये बहुत ही एक टाइप के वायलेशन के अंदर आता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर। देखिए क्यों, अगेन देखिए एक ऐसा रिवर है, मान लीजिए दो स्टेट से पास कर रहा है, अगर आप यहाँ पर इसका एक प्रोजेक्ट बनाते हो और उस पर्टिकुलर पानी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओके दैट इज ओके, वहां पर पानी की जरूरत थी, आपने उस पानी को यूज किया। बट सेकंड चीज, अगर आप इस पर्टिकुलर पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको जैसा पता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही एक्सटेंसिवली पानी को यूज करता है, बहुत ज्यादा पानी यूज करता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पानी को इसके अंदर यूज करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दोगे, तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो स्टेट है उसके पास पानी बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, फ्लो उसका बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसके कारण नीचे वाले स्टेट को बहुत प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मेन प्रॉब्लम था वो समझ आ गया होगा। अब हम कावेरी रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए इसे पूनी रिवर भी बोला जाता है और इसे साउथ का गैंगस बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये पूरे साउथ का फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है साउथ का, दैट इज गोदावरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे कृष्णा आता है एंड थर्ड एंड फोर्थ पे बेसिकली कावेरी को बोला जाता है, कभी थर्ड पे कभी फोर्थ पे बोला जाता है। नाउ ये बहुत ही सेक्रेट रिवर है जो कि साउथ इंडिया का, ये ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के अंदर एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहीं से ये स्टार्ट होता है जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर प्रेजेंट है। ये बेसिकली टोटल 4 स्टेट्स को अफेक्ट करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। कर्नाटका, तमिलनाडु, इन दो स्टेट से तो डायरेक्टली फ्लो करता है, उसके बाद आगे जाकर ये पांडिचेरी को फ्लो करता है, और फाइनली देखिए कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो कि केरला से आती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इस कावेरी रिवर की है। सबसे पहले अर्कावती रिवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी कावेरी और अर्कावती के कॉन्फ्लुएंस पे ही इस पर्टिकुलर मेकादेतु को बनाया जा रहा है। इसके अलावा हेमावती हो गया, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, शिम्श, काबिनी, हारंगी, ये सारे ऐसे ट्रिब्यूटरीज जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके नाम मालूम होने चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आते भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है इसकी। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, ठीक है, यहीं से ये पर्टिकुलर रिवर ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहीं से देखिए इसी पर्टिकुलर रिवर के वहां पर ऑलरेडी कृष्ण सागर डैम जो है इसने ऑलरेडी बना रखा है, और इसी पर्टिकुलर डैम के थ्रू वहां पे बैंगलोर को पानी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर मेकादेतु प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है जिसके थ्रू भी पानी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है बैंगलोर के थ्रू, ठीक है। इसी चीज के अगेंस्ट तमिलनाडु ने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट किया है, मतलब जितने भी कंसर्न्स हैं उनके डिस्प्यूट्स है इसी कारण स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, देखिए इस स्टेट के द्वारा जो भी पानी अगर यहीं पर रोक दिया जाएगा तो तमिलनाडु तक ये पानी कैसे पहुंचेगा, राइट, ठीक है। ओके, लेट्स समझते हैं इसको आगे। नोमेन इसका जो डिस्प्यूट है वो क्या है, देखिए ओरिजिनेट होता है यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटक के अंदर ओरिजिनेट होता है, उसके बाद तमिलनाडु में जाता है। इसके अलावा से कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो कि केरला से आती हैं, और फाइनली बे ऑफ बंगाल जाने से पहले ये पांडिचेरी भी ट्रैवल करता है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी, ये चार, देखिए टोटल 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, इन चारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये डिस्प्यूट देखिए, ऑल्दो ये 2020 के अंदर ये चीज स्टार्ट हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, अराउंड 150 साल से ज्यादा इसका हिस्ट्री है। नाउ हिस्ट्री ये है कि 1892 और 1924 दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, दोनों के मतलब पास में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर जो उस टाइम थी, जो कि दोनों ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर एक मेन क्लॉज था। इस क्लॉज के कारण ये सारी डिस्प्यूट है।
ये क्लॉज क्या देखते हैं, ये क्लॉज ये बोलता है कि कोई भी एक अगर इंटर स्टेट रिवर होगा, मतलब एक ऐसा रिवर जो कि दो स्टेट से मूव करता है, और उसके तहत कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो सबसे पहले जो अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब जो रिवर ऊपर है, जो स्टेट ऊपर है, उसको पहले कंसेंट लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा लोअर स्टेट का, उसके बाद ही आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वहां पे कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखिए सो अगेन समझते हैं, अगेन कर्नाटका एंड तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं। कर्नाटका को देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला स्टेट है, तमिलनाडु यहाँ पर नीचे वाला स्टेट है। कर्नाटका जब भी नीचे की तरफ आएगा और जब भी एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, सबसे पहले उसको तमिलनाडु से यहाँ पे उसको अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही ये पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकता है, उससे पहले नहीं बना सकता है। यही इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर लिखा हुआ था और यही इस डिस्प्यूट की मेन वो है, रीजन है। अपडेट किया है कि 1974 के बाद यहाँ पर कर्नाटका ने यूनिलेटरली पानी को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पर उन्होंने कंसेंट नहीं ली तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया और इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए 1990 के अंदर एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया था, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था, लेकिन उसको 17 साल लगे इसको अपना फाइनल ऑर्डर देने में, जो कि 2007 में जाकर उन्होंने फाइनली दिया। इन्होंने बताया कि कैसे कावेरी वाटर को आप फाइनली शेयर कर सकते हो इन चारों स्टेट्स के अंदर में, ठीक है। और जब भी नॉर्मल रेनफॉल क्या मतलब ऑब्वियसली जो भी ऐसे ईयर्स होंगे जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होंगे, उस टाइम आप कैसे इन सबको प्रॉपर्ली समझ सकते हो। इसके अलावा 6 साल का और एक कमेटी बैठाई गई, मतलब 6 साल के लिए एक और कमेटी बैठाई गई 2007 के बाद, जिसने फाइनली 2013 के अंदर रिपोर्ट दिया। नाउ जी जो रिपोर्ट आया फाइनली 2013 के अंदर, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। जिस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर जो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो आता है, जो ऑर्डर आता है, वो ये बोलता है, उसने कर्नाटक को ये बोला कि आप जल्दी से जल्दी 12,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है तमिलनाडु को रिलीज करो, मतलब इतना पानी आप जल्दी से जल्दी तमिलनाडु को वो दो, ठीक है। इतना पानी आप अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, ऐसा उन्होंने बोला। यानी कि कर्नाटक के अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर रूलिंग आया था। नाउ इसके अलावा फिर से कर्नाटका ने इस चीज के अगेंस्ट अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर फिर से जो फाइनल अपना रिजल्ट दिया, उसमें ये बोला कि कावेरी एक नेशनल एसेट है, ठीक। कावेरी को एक नेशनल एसेट बनाया और बोला कि जितने भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हो गए यहाँ पर, ये किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो कॉज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप दोनों स्टेट्स को साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहली बात तो एक फाइनल डिसीजन दिया, जिसमें बोला गया कर्नाटका को अराउंड 284,000 मिलियन क्यूबिक फीट का पानी मिलेगा, ठीक है। देखिए इतना पानी दिया गया इसको। इसके अलावा तमिलनाडु को बोला गया आपको 404 इतना मतलब पानी मिलेगा, केरला को 30 एंड पुडुचेरी को 7। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट किसको मिल रहा है, तमिलनाडु को, ध्यान रखना, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पे 400 से ज्यादा जो क्यूबिक फीट पानी मिल रहा है वो तमिलनाडु को मिल रहा है, और उसके बाद ही और किसी स्टेट को मिलेगा। इसके अलावा सेंटर को यह भी बोला गया कि वो एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम बनाए, जिसके अंदर एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाया जाए। ये दोनों ही कमेटी जब बन जाएगी और अथॉरिटी बन जाएंगी, तो इस पर्टिकुलर वाटर को प्रॉपर्ली डाइवर्ट करने के लिए और प्रॉपर्ली इस पानी को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए यहाँ पर इस चीज को यूज किया जाएगा। आपको फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि एक्जैक्टली प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है। ओके, सेकंड हमें बात करनी है कि वैष्णो देवी का जो श्राइन है वहां पे स्टैम्पीड आ गई थी, मतलब भीड़। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं भीड़ लगने के कारण यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई। न्यूज ये है कि टोटल 12 लोगों की डेथ हो गई है और 16 लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ अ स्टैम्पीड, जो कि यहाँ पर हो गया था। तो ये यहाँ पर पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ, इससे पहले ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि स्टैम्पीड के कारण यहाँ पर भीड़ लगने के कारण यहाँ पे लोगों की डेथ हो जाए। नाउ जो ऑफिशियल्स है यहाँ पर, ऐसा उनका बोलना है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम टाइप है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो इससे हम इस चीज को हमें यहाँ से सीखने की जरूरत है और आगे जाकर ऐसा दोबारा कभी भी ना हो, इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है। नाउ यहाँ पर हमारे काम का जो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि इसमें से 2 लाख रुपीस ईच, मतलब जो भी ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, उनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्जैक्टली क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि वैष्णो देवी का एक्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर आप यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखेंगे तो यहाँ पर वैष्णो देवी प्रेजेंट है, ठीक है। और ना वैष्णो देवी का एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना, देखिए इसका लॉन्गिट्यूड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड अगर देखेंगे तो आप देखेंगे एक्जैक्टली सेम लॉन्गिट्यूड है जो कि श्रीनगर के पास में, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा ना। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो बट मतलब इनडायरेक्टली उसका आंसर निकल रहा हो कहीं ना कहीं। देखिए अगर आप अमरनाथ देखेंगे तो ये वैष्णो देवी की एग्जैक्टली एक टाइप के एंगल बनाता है, ठीक है, यहाँ से। तो अब देखिए श्रीनगर के बिल्कुल पास में अमरनाथ केव है और उसके जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पर वैष्णो देवी प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी ना। देखिए श्रीनगर के जस्ट ऊपर यहाँ पे वुलर लेक प्रेजेंट है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, ये सारे के सारे आपको प्रॉपर्ली मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है वैष्णो देवी का पार्ट, और अमरनाथ जो है ऑलमोस्ट मतलब सेंट्रल JNK के अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप आपको मेन चीज यहाँ पर समझ आ गई होगी एक्जैक्टली मैप में क्या हम शो कर रहे थे ना। यहाँ पर अगर स्टैम्पीड की बात की जाए, यहाँ पर जो भीड़ को यहाँ पर रोकने के लिए जब यहाँ पर वैष्णो देवी के अंदर एक कुछ रूल्स बनाए गए थे 2017 के अंदर। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT है, उन्होंने ये बोला था कि हर दिन टोटल सिर्फ
50,000 ही लोग ऐसे हैं जो कि उस टाइम में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी मतलब ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए। पर 2020 के अंदर क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर श्राइन को बिकॉज ऑफ कोविड ऑब्वियसली 5 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था, और फिर से इसको जब खोला गया अगस्त के अंदर, तो इसका जो डेली कैप है उसको डिक्रीज करके देखिए 50,000 से कम करके इसको 2,000 पे लाया गया, ताकि कोविड के कारण कोई भी यहाँ पर रश ना लगे। इसलिए 2,000 सिर्फ लोग यहाँ पर जा सकते हैं, उनको भी पहले यहाँ पर प्रॉपरली अप्रूवल लेना होता है अथॉरिटीज का, उसके बाद ही वो जा सकते हैं। उसके बाद फिर से कोविड की जब गाइडलाइंस आती है 2021 के अंदर, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे 25,000 किया गया, जिसके तहत इतने लोग ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। नाउ पॉइंट इज कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण यहाँ पर 50,000 देखिए जो एक्चुअल जो नंबर था उसको कम करके यहाँ पे 35,000 लोगों को यहाँ पे अलाउ किया गया था 2 दिनों के लिए, यानी कि 31 दिसंबर के लिए और 1 जनवरी, यानी कि इस दिन जो भीड़ होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, तो इसी चीज के लिए मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पर आना चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अराउंड 35,000 लोगों को यहाँ पे अलाउ किया गया था इस 2 दिन के लिए, और इसी कारण इसी चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, जहां पर माना जा रहा था कि अलाउड तो सिर्फ 35,000 थे, लेकिन यहाँ पे टोटल लोग कितने पहुंच गए थे, अराउंड 50,000, ठीक है। इसी पर्टिकुलर चीज के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई और इतनी ज्यादा भीड़ लग गई कि इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया। नाउ हम समझते हैं कि एक्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड क्या है। ये वो फंड है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इस फंड के थ्रू यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड, देखिए आपको ध्यान रखना है ये कोई नया फंड नहीं है। 1948 में, यानी कि जैसे ही हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके जस्ट बाद हमने इस पर्टिकुलर फंड को बनाया था, इंडिया ने बनाया था, जिसका मेन एम ये था कि जितने भी पार्टीशन जो हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें जितने भी रेफ्यूजीज थे, यानी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, उन सबको यहाँ पर पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसे दिए थे इस पर्टिकुलर चीज में, ताकि उन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, उन लोगों की हेल्प की जाए। अभी इन सेम पैसों को, मतलब जो पैसे तब से यहाँ पे लगातार जो इकट्ठे हो रहे थे 1948 के बाद, उन सब पैसों को यूज किया जाता है किसी भी ऐसे पर्सन को रिलीफ देने के लिए, अगर नेचुरल कैलामिटीज आ गई है, कोई अगर मेजर एक्सीडेंट्स हो गए हैं, राइट्स आ गए हैं, एसिड अटैक का विक्टिम्स है, इन सारे रीजंस में यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड को यूज किया जा सकता है और यहाँ पर पैसे दिए जा सकते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, ये ओरिजिनली जब ये मैनेज किया जाता था तो उसके टाइम एक कमेटी को यहाँ पर हेड किया गया था, मतलब एक कमेटी के द्वारा इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज किया जाता था, जिस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, पीएम के डेप्यूटी जो थे वो हुआ करते थे, मतलब डेप्टी पीएम, बिकॉज आपको याद होगा डेप्टी पीएम का एक पोस्ट हुआ करता था स्टार्टिंग में, जिसको बाद में हटा दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ट्रस्टी एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, एक टाइम का प्राइवेट बॉडी था उस टाइम का, इन सारी बॉडीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, मतलब सब मिलकर एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना और कितना पैसा आएगा, इन सब, ठीक है। बट 1985 के अंदर इस पर्टिकुलर फंड के अंदर से जितने भी बाकी लोग थे उन सबको हटा दिया गया, और इस कमेटी की सोल डिस्क्रिप्शन जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दे दिया गया, मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले यहाँ पे अकेला डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली किसको कितना फंड प्रोवाइड करना है। इसी पर्टिकुलर फंडिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर बात की है कि नेशनल रिलीफ फंड के थ्रू 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नाउ इसके अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं पीएमओ के, मतलब जो पीएम ऑफिस होता है उसके अंदर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, वो एक्चुअली यहाँ पे मेन होता है, जो कि एक्चुअली डिसाइड करता है कि किसको कितना पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है, ऑनरी बेसिस पे। नाउ स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के पास भी अपने खुद के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड्स होते हैं, ठीक है। इसी फंड के थ्रू मतलब चीफ मिनिस्टर भी अपने स्टेट के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, इट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम। ओके, तो समझते हैं किसान का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है। इसके अंदर मेन एम ये है कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाना है अराउंड 6,000 रुपीज पर ईयर, जिसके अंदर जितने भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दिए जाएंगे ऑफ 2,000 ईच, मतलब 2,000 2,000 2,000 का टोटल 3 बार पैसे दिए जाएंगे, टोटल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये पैसा जो है किसी के हाथों नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। ये बैंक अकाउंट कौन से है, जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। नाउ न्यूज में ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 20,000 करोड़ के आसपास में पैसे अभी रिसेंटली मतलब दिए हैं, जो कि 10 करोड़ फार्मर्स को जाएंगे। अभी रिसेंटली 10th इंस्टॉलमेंट दिया गया है इस पर्टिकुलर पीएम किसान स्कीम का, ठीक है। तो इसी के तहत इतने पैसे दिए गए हैं। नाउ जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसका मेन एम ये है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको यहाँ पर दोगुना करना है, ठीक है, और इस चीज के लिए भी यहाँ पर काम की जा रही है। नाउ अंडर द स्कीम जैसा हमने बात किया 6,000 रुपए दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। आपको ध्यान रखना है इसमें जितने भी फार्मर्स है उनकी लैंड होल्डिंग कितनी भी हो, मतलब उनके पास जमीन ज्यादा हो या फिर कम हो, दोनों ही केसेस में, आप जितने मर्जी साइज हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। ये फरवरी 2019 के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट किया गया था। फंडिंग की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से फंडिंग जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वो होता है, देखिए स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, कुछ पैसे स्टेट देती है, और जो इंप्लीमेंटेशन का काम है वो भी स्टेट करती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है उसमें इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट करती है, बट सेंट्रल सेक्टर के अंदर दोनों ही काम जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से करती है। ना इसके अगर इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करें, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है खुद यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है इस पर्टिकुलर चीज को। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली और क्या क्या इस चीज के अंदर है। अगर इसकी बेनिफिशियरीज की बात करें तो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है कि वो खुद यहाँ पर डिसाइड करेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी ऐसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि कुछ भी इनपुट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं अपने क्रॉप के हेल्थ को वो करने के लिए, या फिर हर एक क्रॉप साइकिल के एंड में, मतलब जब भी उसको जैसे अगर खरीफ सीजन खत्म हुआ है तो उसके एंड में उनको अगर न्यू बीज चाहिए रबी सीजन के लिए, उस चीज के लिए उनके पास पैसे ना हो अगर, या फिर तो उनको जितने भी जमींदार वगैरह हैं उनके पास पैसे लेने के लिए ना जाना पड़े, इस चीज के लिए उनको 2000 रुपीज दिए जाएंगे ताकि वो अपने लिए बीज वगैरह खरीद सके और उस बीज को बो सके। ठीक है, ये मेन एम है इस पर्टिकुलर चीज का। अगर इसके थ्रू एक ऐप भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, एक एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल किया गया है। इस ऐप को यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी जो है उन्होंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, जो मिति जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिति और एनआईसी दोनों ने साथ में मिलकर इस चीज को बनाया है। तो फार्मर्स जो है दे कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। उन्होंने जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिया उसका स्टेटस क्या है अभी तक, उसका अपडेट क्या क्या हुआ है, क्या क्या अगर उनको आधार कार्ड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं वो, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट्स को मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया है, इन सब चीजों को चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर ऐप को वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक। इट इज अबाउट गुपकर अलायंस। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली गुपकर अलायंस क्या है। नाउ आपको ध्यान रखना है गुपकर अलायंस एक्चुअली कोई बड़ी टर्म नहीं है। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 7 पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक साथ मिलकर उन्होंने एक सिंगल अलायंस बनाया। दैट अलायंस इज कॉल्ड एज गुपकर अलायंस। ये 15 अक्टूबर 2020 को बनाया गया था। इसका मेन एम ये है कि वो आर्टिकल 370 जो कि हटा दिया गया है जेएनके के अंदर से, उसको रिस्टोर करना चाहते हैं और जेएनके के अंदर जो स्पेशल स्टेटस था इसको फिर से वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा काम ये है। नाउ इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था जो मतलब इन लोगों ने अपना डिसाइड किया था कि हमारा एम ये है एंड ऑल ये है। जो भी इन्होंने दिया था उसी चीज को गुपकर का यहाँ पे डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एक अलग टर्म नहीं है, आपको ध्यान रखना। जहां पर भी आपको गुपकर वर्ड समझ आए आपको डायरेक्टली जेएनके से इसको कनेक्ट करना है। जेएनके के जितने पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने साथ में मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह आए हैं। इसे पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को यहाँ पर गुपकर बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट इंडिया ने रिसेंटली अफगानिस्तान को 5 लाख डोजेस दिए हैं कोवैक्सीन के। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो न्यूज ये है कि रिसेंटली इंडिया ने एक अराउंड 5 लाख जो वैक्सीन के डोजेस हैं वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। ना जो कंसाइनमेंट है वो टोटल 1 मिलियन डोज प्रोवाइड करना है, यानी कि 10 लाख डोजेस हैं प्रोवाइड करने, इसमें से 5 लाख डोज ऑलरेडी हमने प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, नाउ देखिए हमने ईरान का एक फ्लाइट को यूज किया यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर इस डोजेस को पहुंचाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए ईरान को यूज किया, इसका मतलब क्या है, हमने पाकिस्तान का जो रूट था, हमारा जो लैंड रूट था, उसको हमने यूज नहीं किया। हम डायरेक्टली एयर के थ्रू हमने ईरान के थ्रू जाकर हमने इस पर्टिकुलर सप्लाई को अफगानिस्तान तक पहुंचाया। नाउ इंडिया जो है इसके अलावा वीट मेडिसिन ये सब भी उनको दे रहा है ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अफगानिस्तान में प्रॉपर्ली हो सके। नाउ इसी मंथ के अंदर यानी कि जनवरी जो दिसंबर 2021 था उसके अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तालिबान रूल्ड कंट्री के अंदर इंडिया ने कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ वैक्सीन वगैरह ऑलरेडी दी है। इससे पहले अगर आपको याद होगा दिसंबर 11 को हमने जैसा बात किया था, ये फर्स्ट कंसाइनमेंट दिया गया था अराउंड 1.5 टन ऑफ मेडिसिन का, मतलब इतना मेडिसिन ऑलरेडी उनको पहुंचाया जा चुका है। नाउ इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, यूएई, चाइना, रशिया, ये सारी की सारी कंट्रीज ऐसी हैं, ये कंट्री भी इंडिया के साथ साथ में उनको मेडिसिन, उनको फूड वगैरह ये सारे का सारा चीजें पहुंचा दी है अफगानिस्तान के अंदर। अगर इसकी बात करें इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन वगैरह सप्लाई करने स्टार्ट किए हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली देखिए ऑल्दो कोविड तो इंडिया पहले भी, कोविड की वैक्सीन तो इंडिया ऑलरेडी पहले भी उनको देता ही था, बट द पॉइंट इज जब से तालिबान आया है तब से इंडिया ने पहली बार उसको फिर से वापस इनको देना स्टार्ट किया। जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान के अंदर तब से हेल्थ का जो इंफ्रा है वो लगातार खराब होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज जितने भी एजुकेटेड लोग थे, जितने भी ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह थे ना, वो लोग वहां से भाग चुके हैं, अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। इसके अलावा वहां पर कोई भी उनको सप्लाई वगैरह दे नहीं रहा है। तो ये बहुत कम कंट्री ऐसी हैं, जैसे हम देखें ये 5-6 कंट्री ऐसी हैं अलॉन्ग विद इंडिया। ठीक है, यही कुछ कंट्री ऐसी हैं जो एक्चुअली इनको हेल्प भी कर रही है, इसके अलावा कोई और उनको हेल्प भी नहीं कर रहा है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। उसके कारण यहाँ पर जो हेल्थ का जो इंफ्रा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। नाउ एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जितने भी हम मेडिसिन वगैरह दे तो रहे हैं उनको अफगानिस्तान को, लेकिन पॉइंट इज कि कौन सी फैसिलिटीज के अंदर वो इन मेडिसिन को रखेंगे। बट बिकॉज जितने भी फैसिलिटीज वगैरह है वहां पर वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है, और जितने भी सिविल वॉर वगैरह हो रहा है बहुत सारा तो ब्लास्ट हो चुका है, मतलब बेसिकली काम की नहीं रही है। तो पॉइंट इज कि जितना भी चीजें उनको रखेंगे कहां, बिकॉज किसी भी मेडिसिन को अगर आपको रखना है उसको पहले आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना होता है, बिकॉज ये मेडिसिन बहुत ही कम टाइम की होती है, इनका जो शेल्फ लाइफ होता है बहुत ही कम होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक रह नहीं सकती है। ठीक है, देखिए फिलहाल के लिए ये बोला जा रहा है कि जितने भी वैक्सीन हैं सबको इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो काबुल यानी कि अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है वहां पर इसको रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर चीज को एडमिनिस्टर किया जाएगा डिफरेंट लोगों के अंदर। ना आपको ध्यान रखना है इंडिया ने अभी तक कोई भी फॉर्मल यहाँ पर टाई साइन नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ में, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने ये बोला है कि आप मतलब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको बोलती है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह आप उनको पहुंचाओ, मतलब अफगानिस्तान तक पहुंचाओ, बिकॉज वहां के लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। साथ ही साथ इंडिया ये भी बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी
कम्युनिटी को उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज तालिबान गवर्नमेंट को डी ज्यूरे का जो स्टेटस है वो जल्दी प्रोवाइड ना करो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, डी ज्यूरे और डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है जो कि एक्चुअली एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो फैक्ट में गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो है ही इज डी फैक्टो रूलर। इसका मतलब है कि ऑल्दो वो हेड ऑफ द स्टेट है बट उनके पास कोई भी बहुत ज्यादा उनके पास कुछ करने के लिए पावर नहीं है, राइट। लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है इज डी ज्यूरे गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि उनके पास सारे सब कुछ करने के लिए अलाउड है, ठीक है। वो सब कुछ चाहे तो किया जा सकता है उनके द्वारा। आई होप आपको मेन चीज समझ आ गया होगा ना। और इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि इंडिया, देखिए ऑल्दो यहाँ पर सबको मना कर रही है कि आप तालिबान के साथ रिलेशंस ना रखो, मतलब उसको आप पूरी तरीके से अलाउ ना करो, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं इन सबको नहीं छोड़ना है, बिकॉज वहाँ के लोग जो है वो लगातार सफर कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के प्रॉब्लम्स जो लगातार बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ विंटर्स, कोविड और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इन सब के बीच में लोग जो है वहाँ के फंस के रह गए। वहाँ पर देखिए डुअल क्राइसिस है, एक तो गवर्नेंस वहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका है, इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुकी है, हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका है, वहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए इंडिया जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज अफगानिस्तान की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हेल्प करो। अगर हम अफगानिस्तान के यहाँ पे मैप देखेंगे, देखिए दिस इज इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, बट इंडिया का जो पीओके है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ टच करता है। सो इनडायरेक्टली हम भी अफगानिस्तान के डायरेक्ट नेबर्स हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ना। अफगानिस्तान को अगर आप नेबर्स को देखेंगे यहाँ पर, एक तरफ तो पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। देखिए ये 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। देखिए टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोला जाता है। ये है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ध्यान रखना, देखिए इसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को टच करती है। आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा सकता है वो ये है, क्या चाइना यहाँ पर डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसका? जी नहीं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, बट अगर आप अगेन पीओके को अगर आप लेके चलेंगे तो चाइना यहाँ पर डायरेक्टली टच कर सकता है, बट यहाँ पर डायरेक्टली टच नहीं करता। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इसका आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कावेरी जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया आफ्टर गोदावरी रिवर। सेकंड इज कृष्णराज सागर डैम इज बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु। Third is, according to Supreme Court judgment in Kaveri dispute, Karnataka gets more water than Tamil Nadu. Next is, Vaishno Devi is located on the same longitude as Srinagar. Next is, Prime Minister National Relief Fund is under Prime Minister Office, PMO, but is managed by Home Minister. Next is, PM Kisan Scheme is under Ministry of Jal Shakti. Next is, Gupkar Alliance aims to restore the special status to JNK. And final question is that Afghanistan has border with 4 of the 5 Central Asian countries, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। Now the रिवीजन पार्ट में जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। The first question was controlled flight in transit, जो CFIT कंडीशन होता है, it is a condition in which the pilot does not loses control of the flight. Yes, this is totally true. आपको याद होगा इसमें से जो पायलट का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हटता नहीं है, बट इसके बावजूद एक अननोन चीज सामने आ जाती है जिसके कारण वो जाके वहां पे स्मैश हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ CFIT कंडीशन। इसी कारण हमारे जो CDS जो हमारे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका हेलीकॉप्टर इसी कारण क्रैश हुआ था। सेकंड इज ऊटी इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ केरला। जी नहीं, ये तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमने कल बात की थी, केरला के अंदर ये नहीं है। थर्ड इज करंटली मैनमेड जो फाइबर है इट इज अंडर 18% GST। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में बात किया था कि जो मैनमेड फाइबर है वो एंटायर 18% के अंदर आता है। नेक्स्ट इज चेंजिंग द टैक्स स्लैब ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम 5% टू 12% हैज बीन अपोज्ड बिकॉज इट में इंक्रीज द डिमांड। जी नहीं, देखिए उल्टा है, ये इंक्रीज नहीं कर सकता डिमांड, ये डिक्रीज कर देगा। बिकॉज देखिए अगर 5% किसी का टैक्स है, अगर उसको इंक्रीज करके 12% कर दोगे तो ऑब्वियसली लोग उसको मतलब खरीदना बंद कर देंगे, तो उसका डिमांड जो है लगातार वो कम होने का स्टार्ट हो जाएगा, उसका डिमांड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज ट्रेन 18 कैन ऑपरेट एट फास्टर स्पीड देन दिस। यस, दिस इज टोटली ट्रू। आपको याद होगा इसकी जो स्पीड थी दैट वाज अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन 18 है उसकी स्पीड थी अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, इसलिए फास्टर है। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज दैट ट्रेन 18 इज द फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन इन इंडिया। यस, दिस इज टोटली ट्रू। हमने कल इसके बारे में बात की थी, ये फर्स्ट इंडिजीनियस इंजनलेस और साथ में सेमी स्पीड ट्रेन है जो कि इंडिया के अंदर इसको पूरी तरीके से बनाया गया, जिसकी स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।